बाबा रुको, आज फिर आप अपने खाने का डिब्बा भूले जा रहे हो। अरे मेरी लाडो बिटिया, तू मुझे कभी भूलने देती है क्या कोई चीज? इसके साथ ही हरिशंकर ने प्यार से अपनी 7 साल की बेटी प्रिया के सिर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। ये कहानी हरिशंकर त्रिपाठी की ही है, जो बनारस में रहते थे। हरिशंकर वहां एक शिव मंदिर के मुख्य पुजारी थे। हरिशंकर के घर में उनकी पत्नी गौरी और उनकी 7 साल की बेटी प्रिया थी। गौरी और हरिशंकर भगवान शिव के भक्त थे और उनकी देखा देखी प्रिया भी भोले बाबा की खूब पूजा करती थी। हरिशंकर रोज सुबह मंदिर जाते और शाम तक ही घर वापस आ पाते। मंदिर की मान्यता ऐसी थी कि लोग दूर दूर से भोले बाबा के दर्शनों के लिए आते थे। हर रोज की तरह उस दिन भी हरिशंकर अपने घर से सीधे शिव मंदिर पहुंचे तो इलेक्ट्रीशियन शंभुनाथ वहां पहले से मौजूद था। उसने हरिशंकर को देखा और बोला, अरे पुजारी जी, आ गए आप? अब वो जैसा आपने कहा था, मंदिर की खराब लाइट मैंने ठीक करवा दी है। और हाँ, मंदिर के सारे पंखे भी अब बढ़िया चल रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे शंभुनाथ, ये काम अच्छा हो गया। इस बार तो गजब की गर्मी पड़ रही है और भक्त महादेव के दर्शनों के लिए धूप में सारा सारा दिन लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। अब कम से कम मंदिर के अंदर आने के बाद तो उन्हें ठंडी हवा मिलेगी। भोले बाबा सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। हरिशंकर मंदिर के मुख्य पुजारी तो थे ही, साथ ही वो स्वभाव के बहुत अच्छे व्यक्ति थे। हर किसी के बारे में सोचते और पूरे मन से भोले बाबा की भक्ति करते। वो भक्तों से मिले दान से ही महीने के आखिर में पूरे मंदिर के स्टाफ को तनख्वाह बांटते और अपने लिए तो केवल उतना ही पैसा निकाल पाते थे जिससे उनका घर चल जाए। शंभुनाथ और मंदिर में काम करने वाले बाकी लोग हरिशंकर की बहुत इज्जत करते थे। हरिशंकर की पत्नी गौरी भी कभी किसी बात को लेकर हरिशंकर से शिकायत नहीं करती थी। दिन भर मंदिर में श्रद्धालुओं का आना लगा रहता और आखिर में मंदिर के पट बंद करते वक्त हरिशंकर भोले से प्रार्थना करते कि वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसे ही एक दिन, अब पुजारी जी क्या करें? मंदिर के पट बंद करने का वक्त हो गया है, मगर दर्शनों के लिए अभी भी कम से कम 25 लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या करना चाहिए? अरे शंभुनाथ, भोले बाबा के दर्शनों के लिए न जाने कितनी दूर दूर से लोग आए होंगे रे। 20-25 आदमी ही तो हैं। थोड़ा रुक जाएंगे। पहले सभी को चैन से दर्शन कर लेने दो। भोले सबका भला करें। मुझे पता था आप हर बार यही कहते हैं। शंभुनाथ हंसा और बाकी कामों में लग गया। दर्शनों के लिए लाइन में सबसे आखिर में एक बुजुर्ग खड़े थे। उनका नाम था भगवती प्रसाद। हरिशंकर ने उन्हें भी अच्छे से दर्शन करवाए और उनसे कहा, भोले आपका भला करें श्रीमान। पुजारी जी नमस्ते। जय भोले। श्रीमान, भोले आपकी सभी इच्छा पूरी करें। पुजारी जी, मैं जब भी यहां आता हूं हमेशा देखता हूं कि आप सभी को बहुत प्यार से भोले बाबा के दर्शन करवाते हैं। सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी भक्त ने आपसे आपकी मनोकामना पूछी है? अरे श्रीमान, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो महादेव के चरणों में जगह मिली हुई है, और क्या चाहिए? बाकी कभी किसी ने पूछा भी नहीं। चलिए पंडित जी, आज मैं आपसे पूछता हूं। बताइए, आपकी कोई तो इच्छा होगी। श्रीमान, मेरे जीवन की तो एक ही इच्छा है कि मैं एक बार केदारनाथ जाकर महादेव के उस अद्वितीय रूप के दर्शन करूं, अपनी पत्नी और अपनी बिटिया के साथ। भोले सबका भला करें। भगवती प्रसाद और हरिशंकर दोनों जोर से हंसने लगते हैं। भगवती प्रसाद बहुत पैसे वाले आदमी थे और अक्सर महादेव के दर्शनों के लिए उसी मंदिर में आते थे। कुछ दिन बाद जब वो फिर से मंदिर गए तो उन्होंने हरिशंकर से पूछा, पंडित जी, अगर आपकी केदारनाथ जाने की इतनी ही इच्छा है तो आप जाते क्यों नहीं? क्या समस्या है? जाने की तो बड़ी इच्छा है श्रीमान, लेकिन क्या करूं, खर्चा पानी नहीं हो पाता है उतना।
भक्तगण जो दान करते हैं उसी से मंदिर की देखरेख करनी होती है और अपना घर भी चलाना होता है। भगवती प्रसाद सारी बात समझ चुके थे। वो पूजा अर्चना के बाद वापस घर गए और फिर 2 दिन बाद उन्होंने अपने नौकर हरीश को बुलाया और कहा, हरीश, अरे हरीश, अरे एक काम करो बेटा, आओ। जी मालिक, बताइए। वो जो घाट वाला शिव मंदिर है ना, वहां के पुजारी हैं हरिशंकर त्रिपाठी जी। उनके घर का पता करो और ये लिफाफा उन्हें दे देना। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, उनके सामने मेरा नाम मत लेना, और अगर कहें कि इसमें क्या है और किसने भिजवाया है तो बस इतना कह देना कि आपको बाबा केदार ने बुलाया है। हरीश को जो लिफाफा भगवती प्रसाद ने दिया था उसमें कुछ पैसे थे और उस बस की 3 टिकट थी जो हर महीने भक्तों को केदारनाथ ले जाती थी। हरिशंकर उस बस की 3 टिकटों को खरीदने लायक पैसे कभी जुटा ही नहीं पाए। लोगों से पूछते हुए हरीश जल्दी ही हरिशंकर के घर पहुंचा और उनसे बोला, राम राम पंडित जी। जय भोले। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। पंडित जी, मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं है। आपके लिए ये लिफाफा भेजा है किसी ने। हैं? लिफाफा? किसने भेजा है? अब क्या है इसमें भाई? पंडित जी, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसने ये लिफाफा भिजवाया है ना, उन्होंने कहलवाया है कि बाबा केदार ने आपको बुलाया है। हरिशंकर हरीश की बात समझ नहीं पाते और लिफाफे को हरीश से लेकर गौर से देखने लगते हैं। तब तक हरीश वहां से चला जाता है और हरिशंकर उसे आवाज लगाते रह जाते हैं। हरिशंकर घर के अंदर आकर लिफाफे को खोलते हैं तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो उस लिफाफे को भोले बाबा की कृपा मानकर अपनी पत्नी गौरी से कहते हैं, गौरी, ओ गौरी, अरे अरे देखो तो, मेरा सपना पूरा होने वाला है भगवान। भोले बाबा ने अपने दरबार में बुलाया है। मेरे महादेव ने मुझे केदारनाथ बुलाया है। हरिशंकर गौरी को लिफाफे के बारे में बताते हैं। गौरी भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हरिशंकर और गौरी अपनी बेटी प्रिया के साथ केदारनाथ यात्रा के लिए चल पड़ते हैं। केदारनाथ पहुंचकर हरिशंकर की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा परिवार केदारनाथ धाम पहुंचकर पूरे विधान से महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। फिर बाहर आकर मंदिर के दूर एक जगह पर बैठ जाते हैं। हरिशंकर लगातार मंदिर को निहार रहे थे। तभी गौरी ने उनसे पूछा, क्या हुआ जी? अभी तो हम मंदिर से ही आए हैं, अब आप क्या देख रहे हैं? गौरी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं बाबा केदार के पास हूं। कहीं ये कोई सपना तो नहीं? नहीं जी, ये सपना नहीं, सच है। आपने सच्ची श्रद्धा से भोले बाबा की भक्ति की है तो उन्हें आपकी ये मुराद तो पूरी करनी ही थी ना। हरिशंकर और गौरी आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक वहां का मौसम बिगड़ने लगा। तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते तेज बारिश भी शुरू हो गई। हरिशंकर और गौरी जल्दी से प्रिया को साथ लेकर सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं। वो वापस मंदिर की तरफ दौड़ते हैं। वो कुछ ही दूर पहुंचे थे कि तभी बहुत दूर से आवाज आई। दरअसल ये आवाज बार बार हरिशंकर ने देखा कि मंदिर के पीछे से पानी का सैलाब उनकी तरफ बढ़ रहा है। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि उनका सामना किसी त्रासदी से होने वाला है। हरीश अपने बीवी बच्चों को पानी की विपरीत दिशा में लेकर भागे, मगर पानी उन तक चंद सेकंडों में ही पहुंच गया। तीनों पानी के उस सैलाब में बहने लगे। गौरी, प्रिया, मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा, हम मरने वाले हैं क्या? नहीं बिटिया, नहीं, भोले बाबा हमारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए पानी में बहे जा रहे थे। गौरी प्रिया का हाथ तो थामे रही, लेकिन कुछ देर बाद उसका हाथ हरिशंकर से छूट गया। हरिशंकर ने बहुत कोशिश की, मगर वो उन दोनों तक नहीं पहुंच पाए। तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ उनकी तरफ बहकर आ रहा है। हरिशंकर गौरी की तरफ देखकर चिल्लाए, गौरी, मैं इस पेड़ को रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम उस मकान की छत पर जाने की कोशिश करो। गौरी प्रिया को लेकर उस मकान की तरफ तैरने लगी जो थोड़ी ऊंचाई पर था, मगर वो बार बार पलटकर हरिशंकर को भी देख रही थी। काफी देर तक पेड़ को रोके रखने के बाद हरिशंकर की पकड़ ढीली पड़ गई और उस पेड़ के साथ वो भी बह गए। प्रिया और गौरी सिवाय बिलखने के कुछ नहीं कर पाए। वे दोनों कई घंटों तक उस मकान पर फंसे रहे। फिर
वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने उन दोनों को बचा लिया और उनसे हरिशंकर के बारे में जानकारी ली। हरिशंकर को ढूंढने की कोशिश की गई लेकिन उनकी कोई खबर नहीं लगी। प्रिया और गौरी बनारस अपने घर वापस आ गए। वो हरिशंकर का इंतजार करने लगे। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। उधर उस त्रासदी को झेलने के बाद एक बार केदारनाथ धाम को फिर से भक्तों के लिए खोल दिया गया। लोग फिर से उसी श्रद्धा के साथ बाबा केदार के दर्शनों के लिए आ रहे थे। तभी मंदिर के बाहर एक न्यूज रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट में बताता है, इस वक्त हम खड़े हैं केदारनाथ मंदिर के द्वार पर। हजारों श्रद्धालु दूर दूर से भोले बाबा के दर्शनों के लिए आ रहे हैं, साथ ही चमत्कारी बाबा को देखने भी। कौन है ये चमत्कारी बाबा? आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे, जो पिछले 1 साल से मंदिर की सीढ़ियों पर ही ध्यान लगाए बैठे हैं। वो एकटक मंदिर की तरफ देखते रहते हैं, दिन हो चाहे रात, धूप हो चाहे बर्फबारी। वो यहां से एक पल के लिए नहीं हटे। यहां आने वाले भक्त भोले बाबा के दर्शनों के बाद इनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। वो चमत्कारी बाबा कोई और नहीं बल्कि हरिशंकर ही थे, जो उस त्रासदी से तो बच गए थे पर अपनी याददाश्त खो चुके थे। उन्हें याद थे तो बस महादेव। वो मंदिर के बाहर बैठकर बस उनकी आराधना में ही लीन थे, लेकिन उनकी परीक्षा अब खत्म होने वाली थी। उस न्यूज रिपोर्टर की लाइव रिपोर्टिंग वहां से कई 100 किलोमीटर दूर बनारस में भगवती प्रसाद अपनी टीवी पर देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने हरिशंकर को देखा तो चिल्ला उठे, हे भोले, ये तो हमारे पंडित जी हैं। इसका मतलब हरिशंकर त्रिपाठी जिंदा है। हरीश, ओ हरीश, जल्दी गाड़ी निकालो। भगवती प्रसाद सीधे घाट वाले मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि गौरी मंदिर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी और प्रिया शिवलिंग के सामने आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़े बैठी थी। भगवती प्रसाद ने दंडवत होकर भोले बाबा को प्रणाम किया और फिर प्रिया के सिर पर हाथ रखकर बोले, बिटिया, आंसू पोंछ, हमें केदारनाथ जाना है तेरे बाबा को लेने। प्रिया और गौरी ये सुनकर चौंक जाते हैं। भगवती प्रसाद उन्हें सारी बात बताते हैं और फिर उन्हें लेकर खुद केदारनाथ जाते हैं। वहां हरिशंकर को पाकर गौरी और प्रिया बहुत खुश होते हैं। शुरू में हरिशंकर उन्हें नहीं पहचानते तो गौरी और प्रिया वहीं उनके साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं और उन्हें सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करते हैं। भगवती प्रसाद भी इसमें उनकी मदद करते हैं और किसी तरह हरिशंकर को समझाकर वापस बनारस ले आते हैं। फिर भगवती प्रसाद अच्छे डॉक्टर से हरिशंकर का इलाज करवाते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद हरिशंकर को सब कुछ याद आ जाता है। वो गौरी और प्रिया से गले मिलकर कहते हैं, भोले सबका भला करे। Please subscribe this channel. अनुभा और महेंद्र एक गरीब दंपति थे। अनुभा अपने घर में ही बांस के छोटे छोटे खिलौने और घर की सजावट का सामान बनाती थी और महेंद्र सड़क पर घूम घूम कर उन्हें बेचा करता था। रेड लाइट होने पर जब गाड़ियां रुकती तब महेंद्र अपने खिलौने बेचने के लिए उन गाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ता था। बाबूजी, ये खिलौने ले लो, बांस के खिलौने हैं, हाथ से बने हुए। अरे नहीं नहीं, नहीं चाहिए। मेम साहब, घर की सजावट का सामान ले लो। ये गुलदस्ता कितने का दिया? मेम साहब, ये 200 रुपए का है। इतना महंगा? इससे अच्छा तो मैं मॉल से खरीद लूंगी, वहाँ ब्रांडेड सामान मिलते हैं। तुम्हारे सामान की तो कोई ब्रांड ही नहीं है और ना ही कोई गारंटी है। महेंद्र के लिए उन खिलौनों को बेचना एक चुनौती भरा काम था। उसे देखकर लोग अपनी गाड़ी की खिड़की खोलना तो दूर, मुंह फेर लेते थे। महेंद्र अनुभा के बांस से बनाए हुए सामान को बेचने के लिए बहुत मेहनत करता था। वो ट्रैफिक में भी घूम घूम कर अपने सामान बेचा करता। इसी दौरान एक दिन महेंद्र सामान बेचने के लिए जल्दबाजी में सड़क पार कर रहा था कि अचानक सामने से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने महेंद्र को जोर से धक्का मार दिया और महेंद्र वहीं सड़क पर गिर गया। इस हादसे में महेंद्र की मौत हो गई। महेंद्र की लाश जब उसके घर लाई गई तो उसे देखकर सदमे से उसकी पत्नी अनुभा की भी मौत हो गई। महेंद्र और अनुभा की मौत के बाद उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां 12 साल की पिंकी और 6 साल की चिंकी अनाथ हो गईं। चिंकी बहुत जोर जोर से रो रही थी। मत रो चिंकी, मैं हूँ ना तेरी बड़ी बहन। दीदी अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। तू चिंता मत कर चिंकी, माँ के बनाए हुए कुछ बांस के खिलौने और सजावट के सामान रखे हैं जो बाबा ने बेचे नहीं थे। उन्हें बेचने से पहले ही माँ और बाबा हमें अकेला छोड़कर चले गए।
हम उन सभी सामान को बेचेंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना खर्चा चलाएंगे। ठीक है दीदी। दूसरे दिन पिंकी और चिंकी सड़क के किनारे बैठकर अपनी माँ अनुभा के बनाए हुए बांस के खिलौने और सामान बेचने लगती हैं। उन दोनों छोटी छोटी और प्यारी बच्चियों को सड़क के किनारे बैठकर सामान बेचते हुए देखकर वहां से गुजरने वाले राहगीरों का दिल पिघलने लगा और वे लोग चिंकी और पिंकी का सामान खरीदने लगते हैं। अरे बेटा, ये पेन स्टैंड कितने का है? 50 रुपए का है। महंगा है, मैं तो इसके 35 रुपए ही दूंगी। ठीक है, आप इसे 35 रुपए में ही ले जाइए। तभी वहाँ एक आदमी आता है। अरे बच्चे, वो फोटो फ्रेम और पंखा दोनों दे दो। ठीक है, ये लीजिए, आपके पूरे 100 रुपए हो गए। ये लो पैसे। इस तरह से पिंकी और चिंकी की उस दिन ठीक ठाक कमाई हो गई थी। शाम को दोनों जब घर लौट कर आई तब चिंकी कमाए हुए पैसों को गिनने लगती है। दीदी, आज तो पूरे 400 रुपए की कमाई हुई है। हाँ चिंकी, आज तो ठीक ठाक कमाई हो गई है, लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। माँ के बनाए हुए सामान जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। हमें जल्दी ही सोचना होगा कि सामान खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि तब हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होगा। चिंकी और पिंकी बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पिंकी ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर मकान मालिक खड़ा था। देख पिंकी, तुम्हारे पापा ने पिछले 3 महीने का किराया नहीं चुकाया था और इस महीने का किराया भी बाकी है। 5000 के हिसाब से 4 महीने का किराया 20,000 रुपए होता है। मुझे कल शाम तक मेरे 20,000 रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारा सारा सामान उठवा लूंगा और घर खाली करवा दूंगा। अंकल, आपको तो पता है कि हम अनाथ हो गए हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे? हमें थोड़ा समय और दे दीजिए, हम थोड़ा थोड़ा करके आपका किराया चुका देंगे। तो ठीक है, आज से ही शुरुआत कर दो। लाओ आज के पैसे। और मकान मालिक चिंकी के हाथ से रुपए छीन लेता है। दूसरे दिन पिंकी और चिंकी ने बांस का सामान बेचकर जो कमाया वो भी मकान मालिक ने किराए के नाम पर उनसे छीन लिया। दीदी, इस तरह से तो हम एक पैसा भी नहीं जोड़ पाएंगे। हमारे पास कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मेरे मन में एक ख्याल है, हम कल वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे दीदी? कल सुबह हम कपड़े और बेचने वाले सारे सामान लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। पहले हम अपना सारा सामान बेच देंगे और फिर यहाँ लौट कर नहीं आएंगे। हम लोग अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लेंगे। इससे हमें मकान मालिक को और रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। तो क्या मकान मालिक को बिना बताए हम यहाँ से भागने वाले हैं? हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है चिंकी, लेकिन हम जाएंगे कहाँ दीदी? वो हम कल सोचेंगे। अभी खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पिंकी खाना बनाती है और दोनों बहनें खाना खाकर सो जाती हैं। अगली सुबह चिंकी और पिंकी सारा सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। वे दोनों सड़क के किनारे बैठकर अपना सारा सामान बेचने लगते हैं। दीदी, आज तो हमें ये सारा सामान बेचना होगा, नहीं तो इन्हें लेकर हम कहाँ जाएंगे? हाँ चिंकी, हम आज अपना बांस का बना ये सारा सामान बेच देंगे। सामान ज्यादा होने के कारण उन्हें बेचने में भी काफी समय लग गया और दोनों बहनों को पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। रात के 8 बज गए थे। दीदी, सारा सामान बिक गया है, अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। हाँ चिंकी, आज तो खूब अच्छी कमाई हुई है, पहले कहीं चलकर कुछ खाते हैं। दोनों बहनें एक होटल में जाकर खाना खाती हैं और उसी होटल के बाहर सड़क पर चादर बिछाकर सो जाती हैं। अगली सुबह, दीदी आज हम क्या करेंगे? आज तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ सामान भी नहीं है। चिंकी, पहले हमें अपने रहने का ठिकाना ढूंढना होगा। रोज रोज हम सड़क पर नहीं सो सकते। हाँ दीदी, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 1000 रुपए हैं। इतने पैसे में तो कोई भी हमें किराए पर घर नहीं देगा। तभी पिंकी को याद आता है कि उसने अपनी स्कूल की किताब में पढ़ा था कि कैसे एक आदमी ने अपने लिए बांस का घर बनाया था और माँ भी तो बांस के छोटे छोटे घर बनाया करती थी। दरअसल माता पिता की मौत से पहले दोनों बहनें सरकारी स्कूल में पढ़ती थीं, लेकिन अनाथ होने के कारण दोनों की पढ़ाई छूट गई थी। चिंकी, हम अपने लिए खुद का घर बनाएंगे, वो भी अपने हाथों से। वो कैसे दीदी? देख, जैसे माँ खिलौने के लिए बांस का छोटा सा घर बनाती थी, ठीक वैसे ही हम बड़ा घर बनाएंगे जिसमें हम रह सकें। ठीक है दीदी, लेकिन हम इतना सारा बांस कहाँ से लाएंगे? बांस लाने के लिए हमें जंगल जाना होगा। मैं बाबा के साथ जंगल भी गई हूँ, मुझे जंगल का रास्ता पता है, तू चल मेरे साथ। और दोनों बहनें जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। जंगल पहुंचकर दोनों ने देखा कि ढेर सारे बांस के पेड़ हैं। पिंकी ने शहर के किनारे और जंगल के बगल में एक जगह चुन ली
और दोनों बहनें जंगल से बांस लाकर इकट्ठा करने लगी। धीरे धीरे करके दोनों बहनों ने काफी बांस इकट्ठा कर लिया। ये सब करते करते रात हो गई और दोनों वहीं सो गई। अगली सुबह, चिंकी उठ, हमें जल्दी से अपना घर बनाना है। और पिंकी बांस का घर बनाना शुरू कर देती है। चिंकी अपने नन्हे हाथों से बड़ी बहन पिंकी की मदद करने लगती है। लगभग 3 दिन की मेहनत के बाद पिंकी और चिंकी ने अपने लिए एक बांस का घर बना लिया था, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। दीदी, हमारा ये बांस का घर कितना सुंदर है ना? हाँ चिंकी, ये घर हमारे पुराने घर से भी ज्यादा सुंदर है और इस घर में रहने के लिए हमसे कोई किराया भी नहीं मांगेगा। दीदी, हम इस घर को बांस की बनी फूलों और पत्तियों से सजाएंगे। हाँ चिंकी, चलो हम बांस से फूल और पत्तियां बनाते हैं। और दोनों बहनें बांस से फूल और पत्तियां बनाने लग जाती हैं। पिंकी ने बहुत सुंदर फूल बनाए, जिसे देखकर चिंकी खुशी से चहक उठी। दीदी, जब तुम बांस से इतनी सुंदर फूल और पत्तियां बना सकती हो, तो क्यों ना इस बांस से और भी ज्यादा फूल और पत्तियां बनाकर हम बाजार में बेचें? इससे हमारी कमाई भी हो जाएगी। अच्छा आइडिया है चिंकी, हम यही काम करेंगे। अपना घर सजाने के बाद पिंकी और चिंकी दोनों बहनें मिलकर बांस से फूल और पत्तियां बनाने लगती हैं और उन्हें बनाकर बाजार में बेचने के लिए जाती हैं। पिंकी और चिंकी सड़क के किनारे चादर बिछाकर अपने बांस के फूल और पत्तियां बेचने लगती हैं। आने जाने वाले राहगीर उनसे सामान खरीदने लगते हैं। वो फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, गाड़ी में सजाने के लिए ले लेते हैं। हमारी गाड़ी और सुंदर लगेगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, और ज्यादा ले लो, अपने घर के ड्राइंग रूम में भी सजा देना। वो फूल दे दो। ये लीजिए मैडम जी। कितने पैसे हुए? 200 रुपए हो गए। ठीक है, ये लो पैसे। और इस तरह से दोनों बहनों के बांस से बनाए हुए सजावट के सारे सामान बिक गए। दोनों बहनें खुशी खुशी घर आ जाती हैं। दीदी, हम कल और भी ज्यादा सामान बनाएंगे। हाँ चिंकी। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दीदी, हमारे घर कौन आया होगा? पता नहीं चिंकी, मैं जाकर देखती हूँ। पिंकी ने दरवाजा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। जी बताइए। मेरा नाम विक्रम है। मैं पास ही में पर्यटकों के लिए एक नया रिजॉर्ट खोल रहा हूँ। मुझे आपका ये बांस का घर बहुत पसंद आया। मैं अपने रिजॉर्ट में बांस के छोटे छोटे कमरे बनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे रिजॉर्ट में बांस के कमरे बनाएंगी? इस काम में मदद करने के लिए मैं आपको हेल्पर भी दूंगा। आपको रिजॉर्ट की सजावट के लिए बांस की फूल पत्तियां भी बनानी होंगी। इस काम के लिए मैं आपको अच्छे पैसे भी दूंगा। ये सुनकर तो पिंकी और चिंकी की खुशियों का ठिकाना न रहा। पिंकी तुरंत इस काम के लिए राजी हो गई और अगले ही दिन से दोनों बहनों ने बांस के कमरे और सजावट का सामान बनाने का काम शुरू कर दिया। और इस तरह से दोनों बहनें काफी मशहूर भी हो गई। उन्हें लगातार काम भी मिलने लगे। अब दोनों बहनों की गरीबी के दिन भी दूर हो गए। Please subscribe this channel.